नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स के अंदर ऐसे कौन से सेक्शंस है जिसके अंदर कैश को लेकर लिमिटेशंस लगाई गई है, जैसे सेक्शन 48(3) जिसके अंदर बात करते हैं पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सम्स की, 48(3)(a) के अंदर, फिर 43(1) पेमेंट्स फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, फिर 216 ऐसे जिसके अंदर लोन्स आर डिपोजिट एक्सेप्ट करते हैं तो क्या पेनल्टीज लगती है, उसकी भी बात किया 271(d) के अंदर। सेक्शन 269(t) जिसके अंदर आप रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स और डिपोजिट एडवांसेस की बात किया है, जिसकी पेनल्टी हम बात करेंगे 271(e) के अंदर। फिर सेक्शन 269(st) डेट इज एक्सेप्टेंस ऑफ कैश, और उसकी पेनल्टी की बात करेंगे हम 271(d) के अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया सेक्शन लॉन्च किया था 194(n), जिसके अंदर टीडीएस की बात की, अगर आप बैंक अकाउंट से एक स्पेसिफिक सन के ऊपर अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो आपका बैंक टीडीएस काटेगी, और उसके बारे में सेक्शन 194(n) के अंदर हम बात करेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 48(3) की। सेक्शन 48(3) क्या कहता है? सेक्शन 48(3) ओवरराइड्स एंटायर इनकम टैक्स एक्ट, जिसका लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है। एज पर सेक्शन 48(3) वेयर द असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक or account pay bank draft or use of an electronic clearing system through a bank account which exceeds rupees 10,000, then no deduction shall be allowed in respect of such expenditure। मतलब सेक्शन क्या कहता है, आप किसी भी व्यक्ति विशेष को एक दिन के अंदर 10,000 या फिर उससे ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो हम आपको इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन क्लेम नहीं करने देंगे। मतलब पेमेंट करेंगे तो सिर्फ अकाउंट पे चेक से, या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जैसे एनएफटी, आरटीजीएस, उनकी मदद से आप पेमेंट करेंगे। आप कैश पेमेंट किसी भी व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट वालों को पेमेंट करते हैं, जैसे गुड्स प्लेइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, जैसे ट्रांसपोर्ट सेगमेंट जिनके लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेगमेंट थोड़ा अनऑर्गनाइज सेगमेंट है तो उसके लिए 35,000 की लिमिट दिया गया है। अदरवाइज आप कोई भी ट्रांसपोर्ट सेगमेंट को छोड़कर कोई भी आप पेमेंट करेंगे जो आपका बिजनेस नेचर का एक्सपेंसेस है, आप 10,000 से ज़्यादा करेंगे तो उसका आपको डिडक्शन उस साल में नहीं मिलेगा। हाउएवर उसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं जो रूल 6DD के अंदर दिए हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। but consequences in violation of provisions related to cash transactions और penalty of section 48(3)। तब सेक्शन क्या बोलता है? पेमेंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000, पहले लिमिट 20,000 थी, पर असेसमेंट 58 से ये लिमिट हटा के 20,000 से घटा के 10,000 पे किया है। दस पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 इन अ डे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द करंट ईयर और इन द प्रीवियस ईयर अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक or account pay bank draft or use of an electronic clearing system through bank account will be disallowed while calculating profits of an assessee। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 48(3)(a) की, जिसके अंदर बात किया है प्रोवाइड्स दैट एंड इन केस एन अलाउंसेस इज मेड इन द असेसमेंट ईयर फॉर एन असेसमेंट फॉर एनी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड एनी लायबिलिटी बट इन द सब्सिक्वेंट ईयर और ईयर्स assessee makes a payment exceeding rupees 10,000 in a day otherwise than account pay check or account pay bank draft or use an electronic clearing system through a bank account in respect of such liability, then the payment so made shall be deemed to be the profit of the year in which such payment is made। इसके अंदर क्या बात किया गया है कि आप कोई भी पेमेंट करते हो, आपने लास्ट ईयर कोई लायबिलिटी बुक किया है जिसका आपने डिडक्शन क्लेम किया है, पर आपने अगले साल उसका पेमेंट किया है और जो कि कैश में किया है, तो सिंस आपने लास्ट ईयर उसका एक्सपेंस बुक कर दिया था और आपने पेमेंट अगले साल किया, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, सिंस आपने अगले साल पेमेंट किया है तब उसको अगले साल आपका पीजीबीपी इनकम्प्लीट करेंगे और आपके इनकम में उसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि आपने लास्ट ईयर उसका खर्च ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। सेम ये लिमिट 25,000 रहेंगे अगर आप ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में डील करेंगे, अदरवाइज ये लिमिट 10,000 रुपये की है। अगेन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, रूल 6DD के अंदर दिए हैं, हम कवर करते हैं 6DD के एक्सेप्शंस। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रूल 6DD, जिसके अंदर क्या बोला है, वेदर पेमेंट इज मेड फॉर अ परचेस ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर के लिए या फिर कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जैसे फार्मर से कुछ ग्रेन मर्चेंट, या फिर आप ट्रेडर परचेस करते हो हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर फिश और प्रोड्यूस करते हो कल्टिवेटर से ग्लोबल और प्रोड्यूसर ऑफ सच आर्टिकल, आप उनको पेमेंट करेंगे तो सेक्शन आपको कवर नहीं कर पाएगा। आप कोई पेमेंट करते हो आरबीआई को, एसबीआई को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, एलआईसी को, तो आप सेक्शन के अंदर कवर नहीं हो पाएंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो फॉर पेमेंट ऑफ लीगल टेंडर तो भी आप इस सेक्शन कवर नहीं कर पाएंगे। या फिर आप ऐसी कोई सी जगह पेमेंट करते हो, पेमेंट हैज बीन मेड इन अ विलेज और टाउन विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सर्व बाय एनी बैंक, मतलब आप किसी विलेज में पेमेंट करते हो जिसमें कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको सेक्शन कवर नहीं होगा, अदरवाइज आपको सभी केस में सेक्शन कवर होगा। तभी का आपने देखा। तो अभी हम मूव करेंगे सेक्शन 43(1) के अंदर, जिसके अंदर बात किया डिसअलाउंसेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस ऑन कैश पेमेंट एक्सीडिंग रुपीज 10,000। सेक्शन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है,
सेक्शन 43(1) is amended to provide that where assessee incurred any expenditure for acquisition of any asset, कोई assets आप परचेज करते हो in respect of which payment और aggregate of payment, जिसके लिए आप पेमेंट करेंगे to a person in a day, आप किसी भी पर्सन को पेमेंट करोगे एक दिन के अंदर, अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम विच एक्सीड्स 10,000, सच पेमेंट शॉल बी इग्नोर्ड टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहेंगे, आप किसी भी व्यक्ति विशेष को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हो जिसके आप असेट्स परचेस करते हो, तो आप उस असेट्स को आपके उस जितना भी आप पेमेंट करोगे उसको आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड नहीं करोगे। सिंस आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड नहीं करोगे तो पेनल्टी के तौर पे आपको उसका डिप्रिसिएशन अलाउंसेस भी नहीं मिलेगा और ना ही इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिलेगा 32D के AD के अंदर, और ना ही 32 के अंदर आप उसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। सो आप किसी भी व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करोगे तो उसको असेट ट्रीट नहीं करोगे और ना ही उसका डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। तो अभी हम बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑन रिपेमेंट ऑफ कैश लोन्स और डिपॉजिट। आपने जो अभी तक सेक्शन देते थे दैट वाज ऑफ रेवेन्यू नेचर, पर अगर आप कैश लोन्स लेते हो, डिपॉजिट देते हो, एडवांसेस देते हो तो क्या ट्रीटमेंट होंगी उसका हम सेक्शन 216(SS), 216(T) एंड 216(ST) और रिस्पेक्टिव पेनल्टी की हम बात करेंगे। सेक्शन 216(SS), सेक्शन 216(SS) क्या बोलता है? नो पर्सन शॉल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, आप नहीं लेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी भी व्यक्ति विशेष से एनी लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड सम, ना ही कोई लोन लेंगे ना ही कोई डिपॉजिट लेंगे ना ही कोई स्पेसिफाइड सम लेंगे। स्पेसिफाइड सम क्या है? हम स्पेसिफाइड सम की डेफिनेशन आगे दिया है, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। पर आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी पर्सन से आप पेमेंट नहीं लोगे अदरवाइज देन बैन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सेक्शन 216 क्यों आया था पहले हमें देखते हैं। टैक्स इवेजन इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया कॉजिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। False such transactions give birth to unaccounted money, which in turn increases tax evasion. The section were introduced to curb black money, मतलब ब्लैक मनी को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट ने एक सेक्शन लेके आया था जिसके अंदर आप किसी भी व्यक्ति से आप पेमेंट कैश में पेमेंट नहीं ले सकते, ना ही लोन ले सकते, ना ही डिपॉजिट ले सकते, ना ही कोई एडवांस ले सकते, और उसकी लिमिट है 10,000 रुपीज़। मतलब इफ अमाउंट ऑफ सच लोन, अमाउंट लोन की अमाउंट या डिपॉजिट की अमाउंट या जो स्पेसिफाइड सम और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन डिपॉजिट एंड स्पेसिफाइड सम ऑन द डेट ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सच लोन और डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड सम एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड अर्लियर, मतलब ने पहले लिया हो बाद में लिया हो या सच पर्सन या फिर तब टुकड़ों में ले लो बट सच पर्सन फ्रॉम द डिपॉजिटर इज रिमेनिंग अनपेड, द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़। मतलब इसके अंदर 20,000 के रुपये की सीलिंग दिया गया, 20,000 से किसी भी व्यक्ति से कैश में लोन नहीं ले सकते या डिपॉजिट नहीं ले सकते। अगेन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शॉल नॉट अप्लाई टू एनी लोन और डिपॉजिट्स और स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड फ्रॉम, किससे? गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से ले सकते हो, किसी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, इससे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो कैश में या फिर ले सकते हो, किसी गवर्नमेंट के ले सकते हो या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट। ये 3 एक्सेप्शन उसके अंदर दिया गया है। अदरवाइज इन तीनों के अलावा किसी भी पर्सन से 20,000 और मोर से कैश लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर और एक एक्सेप्शन ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शॉल नॉट अप्लाई टू एनी लोन्स और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम वेदर द पर्सन फ्रॉम हुम द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम इज टेकन और एक्सेप्टेड एंड द पर्सन बाय हुम द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम इज टेकन और एक्सेप्टेड और बोथ हैविंग रेगुलेशन, मतलब लेने वाला और देने वाला दोनों अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, दोनों अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से डील करते हैं तो उनको ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर कुछ डेफिनेशंस दिया है बैंकिंग कंपनी बोलते जो बैंकिंग रेगुलेशन कंपनी और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के अंदर आई है, कोऑपरेटिव बैंक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जिसको कोऑपरेटिव बैंक का दर्जा दिया गया है, लोन और डिपॉजिट बोलते लोन और डिपॉजिट ऑफ मनी ओनली एंड स्पेसिफाइड सम जो मैं बात कर रहा था, स्पेसिफाइड सम्स के अंदर उन्होंने मनी रिसीवेबल वेदर एज एडवांस और रिजर्वाइज इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अगर आप स्पेसिफाइड सम या फिर लोन या डिपॉजिट नाम पे एक्सेप्ट करते हो तो सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। तो अब क्या होगा अगर आप 20,000 से किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, लोन्स एक्सेप्ट करते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 216(SS) वो सेक्शन 271(D) के अंदर दिया है। इफ अ पर्सन टेक्स और एक्सेप्ट एनी लोन, कोई लोन लेता है, डिपॉजिट लेता है, स्पेसिफाइड सम लेता है इन कंक्लूजन ऑफ द प्रोविजन 216(SS)
he shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to the amount of the loan or deposit or specified sum so taken or accepted। यानी इसके अंदर जो पेनल्टी है वो जॉइंट कमीशन लगाएंगे। मतलब इसके अंदर सेक्शन 271D के अंदर पेनल्टी क्या है, अगर आप जितनी अमाउंट आप लोगे अ सम इक्वल टू द अमाउंट वॉट एवर अमाउंट जो आप लेंगे कैश के अंदर लेंगे डिपॉजिट या लोन, उतनी अमाउंट की पेनल्टी आपको जॉइंट कमीशन लगाने की ताकत लगता है। ठीक है, ये था 269SS। हम 269SS के बाद में कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मिस्टर एक्स हैज टेकन अ लोन ऑफ 20,000 इन कैश फ्रॉम मिस्टर वाई। तो 20,000 का कैश में लोन लिया एक्स ने वाई से, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने सेक्शन 269SS वायलेट किया है, अट्रैक्ट होगा, उसको 20,000 की पेनल्टी लगी देनी पड़ सकती है जॉइंट कमिश्नर को। सेकंड एग्जांपल, मिस्टर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ ₹12,000 एंड ₹18,000 फ्रॉम मिस्टर जेड। तो उसने 10,000 एक्स ने 12,000 का लोन वाई से लिया है और 18,000 का लोन जेड से लिया है, तो इसके अंदर 20,000 की लिमिट किसी इंडिविजुअल पर्सन से क्रॉस नहीं किया है, तो अपन बोल सकते हैं कि सेक्शन 269SS अट्रैक्ट नहीं हुआ है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर एक्स हैज टेकन अ लोन ऑफ 19,000 इन कैश फ्रॉम मिस्टर वाई। तो अगेन ये 20,000 के नीचे है, इसलिए 269SS एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। पांचवा एग्जांपल, मिस्टर एक्स हैज टेकन अ लोन फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ ₹12,000 ऑन 1/5/2020 एंड रिपेज 12,000 ऑन 31/12/20 into cash and on same day again taken an advance of ₹18,000 from Mr. Y। अब आप देखेंगे एनी गिवन पहले उसने 12,000 का लोन लिया और 12,000 लोन वापस कर दिया। 12,000 का लोन कैसे वापस किया होगा, 12,000 इंटू कैश एंड अगेन सेम डे टेकन एडवांस 18,000 का। तो सेक्शन 269 अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 20,000 या फिर उससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था, उसने 12,000 लिया, 12,000 दे दिया और नया 18,000 का लोन लिया था, उसने 20,000 की लिमिट क्रॉस नहीं किया है, तो उसने सेक्शन को अच्छी तरह से बीट किया। तो ये सेक्शन 269 के बारे में था और उसकी पेनल्टी 271D के अंदर। हम अब बात करते हैं सेक्शन 269T की। तो सेक्शन 269T किस बारे में है, सेक्शन 269SS था लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के बारे में, और सेक्शन 269T है लोन एंड डिपॉजिट रीपेमेंट के बारे में। तो नो पर्सन इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, कोई भी पर्सन व्यक्ति विशेष या फिर ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग या फिर कोई भी बैंक समझ लो आप, shall repay or any loan or deposit made with it or any specified advance received by it otherwise than by an account pay check or account pay bank draft drawn in the name of a person who has made the loan or deposit or paid the specified advance or by use of electronic clearing system through a bank account। मतलब नहीं आप या फिर कोई भी बैंक कोई भी लोन जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था या कोई भी एडवांस जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो पेमेंट की जब बारी आएगी तब उसको कंपलसरी वो अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करना है, उसका आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का मुद्दत दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम को तो पहले जो NEFT RTGS होता था उसको छोड़ के जो भीम UPI या फिर गूगल पे के जो UPI लाए हैं उसको उन्होंने 1/9/2019 से परमिशन दिया है। मैंने आप 1/9/2019 से पहले अगर आप भीम UPI वगैरह से पेमेंट करेंगे तो भी आपको सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। Second point, the amount of any loan or deposit or specified advance together with the interest if any payable thereon ₹20,000 और more। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपने आज के डेट पे 18,000 का लोन लिया है तो उसके ऊपर ब्याज मिला के वो 5,000 रुपये ब्याज देना पड़ा, तो टोटल रिपेमेंट हो गया 18 और 5,000 23,000, और आप 23,000 रुपये उसको कैश में रिपेमेंट गए तो भी सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन के अंदर उसका लोन और उसका इंटरेस्ट दोनों मिला के अगर 20,000 की लिमिट क्रॉस करते हैं तो सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। The aggregate amount of the loans or deposit held by such person with the branch of banking company or other person either भी, मतलब वही बात बोला है कि आप 20,000 से ज़्यादा आप लोन रिपेमेंट नहीं कर सकते, ना ही कोई बैंक कर सकती है। अगर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन दिए voted for that nothing contained in this section shall apply to repayment of any loan or deposit or specified sum or advance taken or accepted from। मतलब आप किसी नीचे गए किसी भी पर्सन से आप लोन लेते हो एडवांस लेते हो और उसको कैश में रिपेमेंट करते हो तो आपको सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट आपने से लोन लिया था और गवर्नमेंट को आप कैश रिपेमेंट करते हो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। कोई बैंकिंग कंपनी से आपसे लोन लिया था, बैंकिंग कंपनी से आपने लोन लिया था और सेविंग बैंक से आपने लोन लिया था, कोऑपरेटिव बैंक अगर कॉर्पोरेशन है एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिससे आपने लोन लिया था कंपनीज एक्ट के 1956 के अंदर, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है एसोसिएशन ऑफ बॉडी और क्लास ऑफ एज एसोसिएशन बॉडीज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉर रीजंस बी नोटिफाइड। तो इन लोगों से आप अगर कोई भी 20,000 से ज़्यादा लोन रिपेमेंट भी करते हो तो भी आपको सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। इनको छोड़ के आप किसी भी व्यक्ति विशेष को 20,000 से ज़्यादा लोन रिपेमेंट करते हो तो सेक्शन 269T अट्रैक्ट हो जाएगा।
फिर उसकी पेनल्टी क्या है, सेक्शन 271E उसके अंदर उसकी पेनल्टी दिया है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269T. If a person repays any loan or deposit or specified advance referred to in section 69T, otherwise then in accordance with the provisions of that section, he shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to the amount of the loan or deposit specified advance to repaid. एनी पेनल्टी इम्पोजिबल अंडर दिस सेक्शन शॉल बी जॉइंट कमीशन. मतलब आप किसी भी व्यक्ति को 20,000 से ज़्यादा का लोन रिपेमेंट करते हो तो उसकी फुल 100% की पेनल्टी जॉइंट कमीशन आपको लगा सकता है. मतलब जितना रिपेमेंट करोगे इक्वल टू 100% अमाउंट की आपको पेनल्टी जॉइंट कमीशन लगाने की ताकत रख सकता है. फिर उसके अपन डायरेक्ट मूव करेंगे सेक्शन 269ST की तरफ. आपने देखा 269SS डील करता था एक्सेप्टेंस ऑफ लोन एंड डिपॉजिट और सेक्शन 269T डील करता था रिपेमेंट ऑफ लोन एंड डिपॉजिट्स. पर रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो क्या, तो उसकी प्रोविजन सेक्शन 269ST के अंदर दिया है. मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन, इसके अंदर क्या बोला गया, नो पर्सन शॉल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर, 2 लाख रुपए या फिर ज़्यादा, मतलब इक्वल और मोर देन. मतलब 2 लाख रुपीज़ अगर 1,99,999 है तो चले जाएगा, पर जैसे 2 लाख रुपीज़ क्रॉस 2 लाख या 2 लाख रुपीज़ क्रॉस करते तो नहीं चलेगा. नो पर्सन शॉल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, किसी भी व्यक्ति से एक दिन के अंदर, और इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन. इवेंट और ओकेजन क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल आप किसी मैरिज फंक्शन को आप इवेंट और ओकेजन बोल सकते हैं. तो आप किसी पेंडर वाले को पेमेंट करते हो, आप खाना बनाने को पेमेंट करते हो और उसको आप कैश में पेमेंट करते हो या कैश में एक्सेप्ट करता है वो चीज़, तो वो एक इवेंट और ओकेजन कहलाएगा. सो नो पर्सन शॉल रिसीव एन अमाउंट, आप रिसीव नहीं कर सकते. पेमेंट करने वाला पेमेंट कैन डू द पेमेंट, वो बाकी सेक्शंस के अंदर कवर हो जाएगा. पर नो पर्सन शॉल रिसीव अमाउंट 2 लाख रुपीज और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, एक दिन के अंदर या फिर एक ट्रांजेक्शन के लिए या फिर एक कोई इवेंट एंड ओकेजन के लिए. अदरवाइज देन व्हेन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक. मतलब आप किसी भी व्यक्ति विशेष से एक्सेप्ट नहीं कर सकते 2 लाख रुपीज़ और ज़्यादा का पेमेंट किसी भी दिन के लिए, किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए. प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शॉल नॉट अप्लाई टू किसी गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट को सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है. किसी बैंकिंग कंपनी को सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेशन जिसको सेक्शन 269SS लगा है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट. या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा तो उसको सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा. तो अगर सिंपल सेक्शन क्या था कि आप किसी भी व्यक्ति से 2 लाख या फिर ज़्यादा का पेमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अगर आप करते हो तो क्या, if a person receives any sum in contravention of these provisions, the section 269ST shall be liable to pay a penalty, a sum equal to the amount of such receipt. अगर आप किसी पर्सन से 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आपको जितना पेमेंट एक्सेप्ट करते हो उतने 100% अमाउंट की आपको पेनल्टी लग सकती है. Provided that no penalty shall be imposable if such person prove that there was good and sufficient reason for the contraction. पर आप अगर प्रूव कर देते हो कि आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन था कि आपने पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा एक्सेप्ट क्यों किया, तो आप पेनल्टी से बच सकते हो. और ये पेनल्टी लगाने की ताकत अगेन जॉइंट कमिश्नर के पास है. ठीक है, बाद में लास्ट में बात करते हैं 194N की. ये सेक्शन है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल. जैसे आप बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हो तो उसके लिए 194N ए सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर ओनली पर्सन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. अब बैंकिंग कंपनी टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग अ बिजनेस एंड बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस, ये 3 चीज़ें, अगर ये तीनों चीज़ों को इन तीनों लोगों को ये सेक्शन अप्लीकेबल है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम being the amount or the aggregate of amount as the case may be and in cash exceeding 1 crore rupees during the previous year. सो आपका बैंक अकाउंट है किसी बैंकिंग कंपनी के पास में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास में या फिर किसी पोस्ट ऑफिस के पास में, और उस बैंक अकाउंट से आप 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की कैश विड्रॉ करते हो तो ये जो बैंक है ये आपका टीडीएस कट करेगी जो कि 2% रहेगा. मतलब आप किसी भी बैंक से 1 साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा की कैश विड्रॉ करते हो तो बैंक आपका 2% से टीडीएस कट करेगी वो अमाउंट पे जितना आप 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करते हो. इसके अंदर हॉल एक उन्होंने क्लॉज लेके आए थे, प्रोवाइडेड दैट इन केस रिसिपिएंट हु हैज फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम for who has not filed the return of income
For all the 3 assessment year relevant to the 3 previous years, the provision of this section shall apply with the modification. इसके अंदर बोला गया कि आप अगर पिछले 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो, पिछले तीनों इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हो, और आप ऐसे बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से आप कैश विड्रॉ करते हो, तो टीडीएस के रेट्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। 20 लाख तक आपको कुछ भी टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। द सम शॉल बी अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एज द केस में बी इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड reduction shall be amount equal to 2% of the sum where the amount or aggregate of amount as the case may be in cash exceeds 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore। मतलब 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करते हो, 1 करोड़ से नीचे विड्रॉ करते हो तो आपका 2% टीडीएस कट होगा, और 5% एंड अमाउंट इक्वल टू 5% ऑन द सम वेयर द अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस में बी इन विड्रॉ इन कैश एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज। तो अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में विड्रॉ करोगे तो 2% टीडीएस लगेगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करोगे तो 5% टीडीएस लगेगा। इसको हम छोटे भाषा में एक टेबल के थ्रू जानेंगे कि आप अगर पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल करते हो प्रॉपरली तो आपको पहला जो टेबल है उसके प्रोविजंस लगेंगे। आप 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करेंगे तो ही आपका 2% लगेगा, 1 करोड़ के नीचे विड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ भी टीडीएस नहीं लगेगा। पर अगर आप कोई भी पिछले 3 साल में से कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करते हो, कोई भी एक रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो आप अगर 20 लाख से नीचे विड्रॉ करते हो तो आपको कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आप अगर 20 लाख से 1 करोड़ करके विड्रॉ करोगे तो बैंक आपका 2% टीडीएस कटेंगे, और आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हो तो बैंक आपका 5% टीडीएस कट करेगी। Provided that nothing contained in this section shall apply to गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, बिजनेस एंड एनी वाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मतलब जो एटीएम वाले जो एटीएम फुलफिलिंग का काम करते हैं, क्योंकि उनका डेली कैश विड्रॉ बहुत ज़्यादा होता है तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कैश विड्रॉ कर सकती है किसी बैंक से, उनको सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई बैंकिंग कंपनी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ही अकाउंट से इतनी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, उनको सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इन चारों को छोड़ के अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हो तो आपको वो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ पॉइंट जो इसके अंदर नोट करने लायक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 अप्लीकेबल टू बोथ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इफ कैश विड्रॉल इज अबव स्पेक, आप रेसिडेंट लो या नॉन रेसिडेंट लो, आपको सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। हाउएवर कैश विड्रॉल फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक कोऑपरेटिव बैंक शॉल नॉट बी एग्रीगेटेड। मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में और बैंक अकाउंट एसबीआई में है, तो आप बैंक अकाउंट दोनों बैंक अकाउंट से 1-1 करोड़ की विड्रॉ कर सकते हो। आप दोनों को कंबाइन नहीं करोगे, मतलब आईसीआईसीआई बैंक में आप सेपरेट 1 करोड़ तक के कैश विड्रॉ कर सकते हो, आपको टीडीएस नहीं लगेगा, और आप एसबीआई से भी 1 करोड़ तक के बैंक में से कैश विड्रॉ कर सकते हो, आपको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। पर इन केस अगर आपका एसबीआई में 3 अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और एफडी अकाउंट भी है, समझो लोन ऑन एफडी है या फिर ओडी अकाउंट है, और आप तीनों अकाउंट मिला के अगर आप 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस करते हो तो आपका वो बैंक टीडीएस कट करेंगे। मतलब आप 2 अलग अलग बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो 1 करोड़ के ऊपर तो आप बच जाओगे, मतलब आप सिंगल बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो 1 करोड़ के ऊपर तो आपको सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। The provision of section 194 and applicable from 1/9/2019, but calculation of aggregate limit 1 crore has been taken from 1/4/2019। मतलब ये जो आया था सेक्शन 1/9/2019, मतलब 1 सितंबर 2019 से ये सेक्शन आया था, पर सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया था कि जो हम आपकी कैश विड्रॉल की लिमिट देखेंगे 1 करोड़ की, वो 1/4/2019 से ही देखेंगे। मतलब आप 1/4/2019 से जितना भी आप कैश विड्रॉ करोगे और 1 करोड़ से ऊपर जाता है, और 1 सितंबर 2019 के बाद में उसके ऊपर टीडीएस लगना शुरू हो जाएगा। होल पॉइंट गोल करने लायक है, प्रोविडेड इज एडेड दैट इनटू सेक्शन 198 टू प्रोवाइड दैट टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इनकम ऑफ द असेसी। मतलब बाकी सेक्शंस के अंदर आपका टीडीएस कट होता है, मतलब आपके 26 में दिखता है तो आपका इनकम्प्लीट होता है, पर अगर 194 के अंदर आपका टीडीएस कट होता है तो जितने कैश विड्रॉल पर आपका टीडीएस कट हो आपका इनकम्प्लीट नहीं होगा। और अगेन आई विल लाइक टू से आपको 3 साल के आईटीएल भरना है, पर 3 साल में से कोई भी 1 साल के आईटीएल स्किप करते हो तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सो थैंक यू, आई होप आई वॉज क्लियर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।